वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस से यूएई के लिए रवाना हो गए हैं। यूएई में पीएम मोदी को आला तरीन एजाज से सरफराज किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस की यूनेस्को इमारत में जलसे से खिताब किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि अवाम ने मुझे नया हिंदुस्तान तामीर करने के लिए मुंतखब किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर यह भी कहा कि इक़्तिदार में आते ही 75 दिनों में बड़े बड़े फैसले लिए गए। हुकूमत ने ऐसे फैसले लिए जिनकी तारीख में नज़ीर भी नहीं मिलती। मुल्क की खराब माशी हालत पर माहिरीन माशियात फिक्रमंदी का इजहार कर रहे हैं और इस ज़िम्न में नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन राजीव कुमार का एक बेहद अहम बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत को कोई ठोस कदम उठाने की फौरी ज़रूरत है जिससे कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां सरमायाकारी के लिए आगे आएं। राजीव कुमार ने मजीद कहा कि माशी शोबे में जारी बहरान के सबब माशी तरक्की पर भी असर देखने को मिल रहा है। नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि 70 बरसों में मुल्क की मईशत की ऐसी बदहाली कभी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट तलाक सलासा कानून की आईनी हैसियत की जांच के लिए तैयार हो गया है और इस ज़िम्न में सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में तलाक सलासा कानून के खिलाफ वफाद आमा की 3 अर्जियां दाखिल की गई थी। अर्जियों में कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज किया गया था। अर्जियों पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से 4 हफ्तों में जवाब तलब किया है। उधर पेरिस में वज़ीर-ए-आज़म ने तलाक सलासा कानून को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। एक अमानवीय कृति, नारी का सम्मान और उसके जीवन भर ट्रिपल तलाक की तलवार लटकती रहे, हमने इसे खत्म कर दिया दोस्तों। कोई माने या न माने, कोई लिखे या न लिखे, कोई बोले या न बोले, कोई बोल पाए या न बोल पाए, लेकिन इन करोड़ों बेटियों के आशीर्वाद आने वाली सदियों तक भारत का भला करने वाले हैं। मुस्लिम बहन बेटियों के साथ ऐसा अन्याय नया हिंदुस्तान कैसे स्वीकार कर सकता है। समाज निर्मोही अखाड़े के वकील सुशील जैन ने जिरह करते हुए निर्मोही को जन्म स्थान का सेवक बताया और उस जगह हवाला करने का मुतालबा किया। वकील ने कहा कि श्री राम जी के नाम पर किसी और को अर्जी करने का हक नहीं है। बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़े में एक दलील ये पेश की गई थी कि मुसलमानों की तरफ से हवाला दिया गया, उनकी तरफ से हलफनामा दिया गया कि मंदिर के लिए जगह दी जाए, ये हमेशा मंदिर रहा है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ एमआर शमशाद साहब मौजूद हैं। शमशाद साहब, क्या है मामला, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। देखिए, ये जो एफिडेविट का जिक्र किया है कल कोर्ट में, वो एफिडेविट्स 1950 में 20 लोगों ने, 20 अयोध्या के मुसलमान लोगों ने शायद मैजिस्ट्रेट के सामने दिया था उन्होंने। शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एफिडेविट जो है देने के बाद वो लोग कहाँ गए उसका पता नहीं। आप कह रहे हैं शायद, और उन लोग की शनाख्त नहीं हुई, तो एक तरह से पूरी तरह से फर्जी है ये एफिडेविट। मैं फर्जी नहीं कह सकता, लेकिन जो लीगल प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में अगर कोई एफिडेविट देता है किसी फैक्ट को साबित करने के लिए, तो उसको अदालत में आके बोलना पड़ता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, नंबर 1, और जो मैंने कहा है। बाबरी मस्जिद इन्हदाम पर ज़ेली अदालत में चल रहे मुकदमे के ट्रायल जज ने सुप्रीम कोर्ट से सिक्योरिटी तलब की है। ट्रायल जज एसके यादव ने सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा एक खत लिखकर सिक्योरिटी की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल जज की दरख्वास्त पर यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। अब यूपी सरकार 2 हफ्ते में इसका जवाब देगी। वाज़ेह है कि लखनऊ की निचली अदालत में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार जैसे बीजेपी के बड़े लीडरों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल की निगरानी कर रहा है। बाबरी विध्वंस के मामले में निचली अदालत में सुनवाई करने वाले स्पेशल जज एसके यादव ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। हालांकि मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 2 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। पहला कि निचली अदालत में सुनवाई करने वाले जज एसके यादव की सुरक्षा के लिए यूपी सरकार क्या कुछ कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले पर भी जवाब मांगा है, जिस मामले में उनका कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन इस कार्यकाल को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया था। हालांकि इस आदेश को लेकर उत्तर प्रदेश ने अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। जिस नोटिफिकेशन को जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 हफ्ते का समय मांगा है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा। इस पूरे मामले में निचली अदालत में जज एसके यादव बाबरी विध्वंस के मामले में निचली अदालत में चल रहे ट्रायल को सुन रहे हैं और इस ट्रायल को कंक्लूड होने के लिए 30 सितंबर से पहले कोर्ट ने आदेश दिया था। चूंकि वो रिटायर हो रहे थे, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से और समय की मांग की थी। कैमरामैन जगदीश सुप्रेती के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। उनकी जमानत अर्जी पर अदालत पीर के रोज समाअत करने वाली है। इस तरह पी चिदम्बरम पीर तक सीबीआई की तहवील में ही रहेंगे। चिदम्बरम ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया जिसमें उनकी अबूरी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया गया था। आज जमानत अर्जी पर जस्टिस आरभा और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने सुनवाई की। आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट में चिदम्बरम द्वारा दाखिल सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने यह कहा कि सीबीआई जो पूछताछ कर रही है उसका कोई आधार नहीं है, जिसका विरोध सीबीआई के काउंसिल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा किया गया। तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भूमिका जो चिदम्बरम की है वो कितनी गंभीर है। उन्होंने ये भी कहा कि सेल कंपनियां भारत में भी बनाई गई थी और विदेशों में भी बनाई गई थी, जिसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट पी चिदम्बरम का है। और इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी जो आईएनएक्स मीडिया के हेड हैं, उनसे चिदम्बरम ने कहा था कि कार्ति चिदम्बरम का ध्यान रखा जाए। चूंकि ये एक बड़ा मनी ट्रेल है और ऐसे में दस्तावेजों के आधार पर हमें हिरासत में इनसे पूछताछ करना जरूरी है। सीबीआई बार बार कोर्ट को यह कह रही है कि इस पूरे मामले में एक बड़ा मनी डील हुआ है और उस मनी ट्रेल में और कौन लोग हैं उनका पता लगाना है। सीबीआई चिदम्बरम से कुछ अहम मामलों में भी पूछताछ करना चाहती है, लेकिन सिंघवी ने आला इसका विरोध किया। सिंघवी ने ईडी के मामले में सुनवाई के दौरान साफ तौर से यह कहा कि उन्हें ईडी के मामले में गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि अभी ईडी के पास इस मामले में कोई पुख्ता आधार नहीं है। लेकिन तुषार मेहता ने इसका विरोध किया। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में ईडी के पास वो पुख्ता सबूत हैं जिनके आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इन पर बनता है। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि ये क्लासिक केस है मनी लॉन्ड्रिंग का। फिलहाल इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त को इस पूरे मामले की सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है, लेकिन ईडी के मामले में चिदम्बरम को थोड़ी सी राहत दी है। उन्होंने ये कहा है कि 26 अगस्त तक चिदम्बरम को गिरफ्तार ना किया जाएगा। 26 अगस्त वो दिन है जिस दिन सीबीआई की कस्टडी खत्म हो रही है और उनकी पेशी राउज एवेन्यू कोर्ट में की जाएगी, लेकिन उसी दिन देश की सबसे बड़ी अदालत भी चिदम्बरम के मामले की सुनवाई करेगी। कैमरामैन जगदीश सुप्रेती के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। जयराम रमेश और मनु सिंघवी के मोदी के बचाव वाले बयान की कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने मुखालिफत की। अल्वी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी मोदी पर निजी हमले नहीं किए, लेकिन नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निजी हमले करते रहे हैं। साथ ही नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन के मईशत के ताल्लुक से बयान को राशिद अल्वी ने जुर्रतमंदाना कदम करार दिया। राशिद अल्वी से हमारी साथी रंजीता झा ने खास बातचीत की। कांग्रेस पार्टी में भी कई मोदी जी के समर्थक आ गए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी हैं। सर, कल जयराम रमेश और आज अभिषेक मनु सिंघवी
दोनों ने ये कहा है कि पीएम मोदी को खलनायक की तरह देखना ठीक नहीं है, कांग्रेस पार्टी ये चीज़ें करना बंद कर दे। देखिए, कांग्रेस पार्टी या हम में से कोई भी पर्सनल अटैक कभी नहीं करता है, व्यक्तिगत अटैक कभी नहीं करते हैं। आइडियोलॉजिकली लड़ाई लड़ी जाती है और मुझे तकलीफ़ है उन लोगों के ये बयानात सुन के। बीजेपी का कोई नेता ऐसा नहीं है कि जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी पे व्यक्तिगत अटैक ना करते हों, और कांग्रेस में रहते हुए इस तरीके के बयानात देना मुझे ताज्जुब भी है और अफसोस भी है कि आप कैसे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी जो इस तरीके के लोग इस तरीके के बयानात देंगे। कांग्रेस तो बहुत करीबी माने जाते हैं राहुल गांधी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कौन करीबी है, सभी करीबी रहे हैं। यूपीए की सरकार में सबने इन्होंने एंजॉय किया है, और आज इस तरीके के बयानात देना कांग्रेस को कमज़ोर करना है। सर, एक बयान और आया है नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है उनकी तरफ से, उन्होंने साफ तौर पर सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने ये कहा है कि देश जो है वो 70 साल में पहली बार इतनी बुरी अर्थव्यवस्था से गुजर रही है, इतनी बुरी स्थिति देश की कभी नहीं हुई। देखिए, विपक्ष बोले तो यकीन नहीं करती सरकार, खिलाफ बोलती है, लेकिन नीति आयोग का वाइस चेयरमैन अगर बोल रहा है तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। आज आर्थिक स्थिति देश की दिन ब दिन नीचे जा रही है, लाखों आदमियों की नौकरियां जा रही हैं, जितने मिडिल क्लास इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आहिस्ता आहिस्ता अपना कारोबार बंद करते जा रहे हैं या कम करते जा रहे हैं। ऑटो इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने के कगार पर है, और सरकार के मुद्दे 3 तलाक हैं, सरकार के मुद्दे 370 हैं, सरकार के मुद्दे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। न बेरोज़गारी से वास्ता है, न आर्थिक मंदी से वास्ता है। मैं वीसी की वाइस चेयरमैन नीति आयोग की तारीफ भी करूंगा, उन्हें मुबारकबाद भी दूंगा। यही देशभक्ति है। देशभक्ति की असल परिभाषा यही है कि देश की सच्ची तस्वीर देश के सामने रखनी चाहिए। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आलमी उमूर के माहिर संजय श्रीवास्तव का कहना है कि पाकिस्तान फिर से नए हमले की साजिश कर रहा है, लेकिन इस बार हमारी एजेंसियां मुहतात हैं। संजय श्रीवास्तव से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने। पाकिस्तान लगातार भारत के अंदर में आतंकी गतिविधियां कर रहा है, और इस मसले पर मसूद अजहर अपने भाई को भी आगे करके जिस तरह से भारत के अंदर में कई आतंकी हमले करने की योजना बना रहा है, इसी मामले में आइए बात करते हैं। विदेश मामलों के जानकार संजय श्रीवास्तव सर हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से पाकिस्तान जो लगातार भारत के अंदर में आतंकी गतिविधियां तैयार कर रहा है, और अभी एक विशेष अलर्ट आया है कि चेन्नई के मार्फत वहां पे कुछ आतंकियों को प्रवेश कराना, तो वहीं दूसरे रास्ते से भी भारत के अंदर में आतंकियों को भेजने की जो तैयारी चल रही है। देखिए, अभी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि पाकिस्तान जो जैश ए मोहम्मद का इस समय जो ऑपरेशनल कमांडर है रऊफ़ असगर, जो मौलाना मसूद अजहर का छोटा भाई है, उसका सहारा लेकर के पाकिस्तान भारत में एक नए हमले की साजिश कर रहा है। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जो लीपा वैली है, वहाँ पे लगभग 100 ऐसे टेररिस्ट हैं कि जो कि एक अपना ग्रुप बनाए हुए हैं और भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस तरह के जो भी ऑपरेशन वो लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं टेररिस्ट, उसमें पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं, खासकर जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, उसके कमांडोज का भी साथ मिल रहा है। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडोज छोटे छोटे ग्रुप में बंट करके इन जो आतंकवादी संगठनों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये पाकिस्तान की ISI के द्वारा, पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा एक नई साजिश है। और इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझ लेना चाहिए कि यदि भविष्य में चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो भारत का कोई अन्य पार्ट हो, यदि वो कोई हमला कराने में सफल होते हैं तो इसके लिए पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी और ISI सीधे सीधे जिम्मेदार होगी। भारत ने इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया है और भारत इस बात को स्पष्ट रूप से जानता है कि पाकिस्तान के द्वारा कोई भी हमला भारत में कराया जाता है तो उसमें आर्मी और ISI की सीधी सीधी इन्वॉल्वमेंट होती है, सीधी सीधी साजिश होती है, जो कि इसमें भी दिख रहा है। जिस तरह से SSG के कमांडोज उनको मदद कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी यदि वो किसी तरह के हमले कराने में सफल हो जाते हैं। लेकिन ये साजिश चल रही है और इसको लेकर के हमारी एजेंसीज बहुत अलर्ट हैं। दूसरा, एक पाकिस्तान अब चेन्नई के माध्यम से श्रीलंका का रूट लेते हुए भी एक साजिश रच रहा है।
क्योंकि वो LOC में और IB सेक्टर में किसी भी तरह की सीधी घुसपैठ कराने में नाकाम रह रहा है। तो वो नया रूट तलाश रहा है और इसमें उन्होंने समुद्री रास्ते को चुनने की भी साजिश रची है। तो लेकिन हमारी एजेंसीज हर तरह के अलर्ट से वाकिफ़ हैं और हर तरह से मुस्तैद हैं और किसी भी तरह की पाकिस्तान की हिमाकत को, पाकिस्तान की साजिश का जवाब दिया जाएगा। और यदि वो कोई हमला कराने में असफल होते हैं तो भारत के पास सर्जिकल स्ट्राइक, एक नई सर्जिकल स्ट्राइक के ऑप्शंस पूरी तरह से खुले हुए हैं। तो निश्चित तौर पे भारत के अंदर में जिस तरह से लगातार आतंकी हमले करने की जो तैयारी कर रहा पाकिस्तान, और इस मामले पर तमाम जिस तरह से अलर्ट्स मिल रहे हैं, आने वाले वक्त में इस मामले पर भारत काफ़ी सतर्क है और निश्चित तौर पे इस मामले का माकूल जवाब दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब खास शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। MP में मीसा बंदियों की पेंशन फिर से शुरू हो गई है। 2000 से ज्यादा मीसा बंदियों की ये पेंशन जारी कर दी गई है। सरकार ने इन लोगों का एरियर भी जारी कर दिया है। कमलनाथ हुकूमत ने मीसा बंदियों की जांच तक पेंशन को रोक लिया था। जांच के बाद सरकार ने उनकी ये पेंशन जारी कर दी। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने, जैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, मीसाबंदियों को मिलने वाले जो सम्मान निधि है उसको इन्होंने बंद किया। ये बदले की भावना से उन्होंने किया। आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार जगत ने और हम लोगों ने, सबने जब इसका विरोध किया और कोर्ट ने जब उनको नोटिस दिया कि आप कृपया इस स्थिति को स्पष्ट करिए, सरकार की तरफ से ये कथन था कि हम इसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। शिवराज सिंह जी चौहान और इनकी सरकार ने बहुत सारे अपात्र लोगों को और इन्होंने मीसाबंदी मान लिया। इंदौर जिला कोर्ट आहते में जमकर मिठाइयां तकसीम की गईं। जज साहब के साथ साथ वकीलों ने भी ये मिठाई खूब खाई, क्योंकि जिस कोर्ट में वालिद चपरासी हैं, उसी कोर्ट में एक बेटी जज बनकर आई है। खास रिपोर्ट। चपरासी की बेटी बनी जज। वालिद जिस कोर्ट में चपरासी हैं, बेटी उसी कोर्ट में बनी जज। कोर्ट के ड्राइवर का बेटा बना जज। वालिद के ख्वाबों को बच्चों ने किया पूरा। अपने वालिद के साथ खड़ी ये इंदौर की रहने वाली प्रमीला रॉय है। प्रमीला के वालिद बेहद खुश है, क्योंकि जिस कोर्ट में वो प्यून है, उसी कोर्ट में उनकी बेटी जज बनी है। सिविल जज के इम्तिहान में प्यून मुन्ना लाल की बेटी ने 22वां मकाम हासिल किया और अब वो जज बन चुकी हैं। मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि आप है ना, अगर कोई एग्जाम देते हो ना तो नर्वस मत हो, और है ना अगर हार भी जाते हो तो हार मत मानो। ड्राइवर वालिद की मेहनत और भरोसे का नतीजा है कि आज उनकी बेटी जज बन पाई है। ऊपर वाले की दुआ है कि जो इस मुकाम पे बच्ची पहुंची है। बस मैं तो बच्ची से यही प्रार्थना करती हूँ, ऊपर वाले से करना। एक तरफ जहां प्यून की बेटी जज बनी है, वहीं दूसरी तरफ जिला कोर्ट में ड्राइवर की नौकरी करने वाले गोवर्धन लाल के बेटे ने अपने ड्राइवर वालिद का नाम रोशन किया है। गोवर्धन लाल के बेटे चेतन ने जज का इम्तिहान पास कर अपने वालिद के ख्वाबों को पूरा कर दिखाया है। पिताजी इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ड्राइवर हैं, तो उसी रीज़न से शुरू से उनका एक सपना रहा था कि इनके बच्चे जज बने, और उन्होंने शुरू से गाइड किया और BLLB के लिए एडमिशन कराया, और उसी के बाद से धीरे धीरे फिर हम आ गए। ड्राइवर वालिद के बेटे चेतन ने जब ये मकाम हासिल किया तो उनके वालिदैन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वालिदैन की सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाई। उसके लिए मैं भगवान को ही दूं, भगवान के भरोसे ही मेरा बेटा जज बना है। आगे भी ये भगवान ही इसका बेड़ा पार करेंगे। हमारी यही इच्छा थी कि मेरे बेटे 2 वकील रहेंगे और एक बेटा मेरा जज बने। बस मेरे भोलेनाथ जी की सेवा करते, मंदिर धोते, झाड़ू पोछा, और ऐसी इच्छा थी कि मेरा बेटा भी जज बने। कहते हैं उड़ने के लिए पंख नहीं, हौसला होना चाहिए, और इस बात को साबित किया इंदौर की प्रमीला और चेतन ने, जिन्होंने अपने वालिद की माली तंगी के बावजूद अपने ख्वाबों की उड़ान जारी रखी और जिला जज बनकर अपने साथ साथ अपने वालिद के ख्वाबों को पूरा कर दिखाया। न्यूज़ 18 के लिए इंदौर से सतलज राहत की रिपोर्ट। आज वज़ीर आला भूपेश बघेल का यौम पैदाइश है और इस मौके पर रायपुर में भुखमरी के खिलाफ खास मैराथन का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला बघेल ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई और कहा कि रियासत में 37% बच्चे तग़ज़िया की कमी का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि भुखमरी के खिलाफ ये जंग जारी रहेगी। सारी बच्चियां आपके लिए एक बर्थडे सॉन्ग गाना चाहती हूं।
छत्तीसगढ़ में 41.5% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं और इसके खिलाफ हमने 16 तारीख को ही कुपोषित बक्सर का अभियान शुरू किया है। वहाँ मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक में शुरुआत की है। तो कुपोषण के खिलाफ जंग छत्तीसगढ़ सरकार ने छेड़ा है और आज इन्हीं सिवाई के हजारों बच्चे मैराथन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांगेर में झोपड़ी में आंगनबाड़ी मरकज बनाया गया है। यहाँ बिठाकर बच्चों को तालीम दी जा रही है। मकामी लोगों ने कई बार इमारत बनाने के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन अब तक कई साल गुजर जाने के बावजूद इस इमारत की तामीर नहीं हो पाई है। सरकार ननिहालों के बच्चों को सुशिक्षित करने के लिए आंगनबाड़ी भवन की स्थापना किया गया है, लेकिन अंदरूनी क्षेत्र में जो आंगनबाड़ी की स्थिति है स्वयं आप देख सकते हैं। मेरे सामने जो आंगनबाड़ी केंद्र है ये अंदरूनी क्षेत्र तोका जेवली का है और यहाँ पे ये ननिहालों के साथ जो बच्चे आते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए भवन बनाया गया है। दरअसल ये भवन नहीं है, ये कुटीर कहा जा सकता है। और इसके अंदर का अगर मैं बात करूँ, अंदर का आप दिखा दूँ, यहाँ पर बच्चे का झूला घर भी दिख रहा है, यहाँ पे बैठने के जो कुर्सी भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ के जो आसपास का दीवार है वो मिट्टी गिरा हुआ है और साथ ही जो बरसात के दिनों में भारी जर्जर स्थिति हो गया है। तो ऐसे में हमारे ये ननिहालों के जो बच्चे, छोटे बच्चे जो प्रथम शिक्षा के लिए अपने शिक्षित होने के लिए, अपने पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं होने से बच्चे किस प्रकार यहाँ पर शिक्षित होंगे, किस प्रकार अपना भविष्य करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। जीवानंद हलदर, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, तोका जेवली। छत्तीसगढ़ की गुज़िश्ता बीजेपी हुकूमत ने रियासत में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए छोटे बड़े होटल तैयार किए थे, मगर हैरानगी की बात यह है कि करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए तकरीबन तमाम होटल अब खंडर में तब्दील हो चुके हैं। तो आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें। आदाब। सयाहत को बढ़ावा देने के लिए साबिक बीजेपी सरकार ने हाईवे से लेकर सयाहती मकाम तक कई होटल और रिसोर्ट बनवाए। इन्हें बनवाने में करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन ये होटल आज खंडर में तब्दील हो चुके हैं। करोड़ों रुपए के लागत से इस मोटल को बनाया गया, उसकी आज स्थिति देख लीजिए। ये देखते ही बनता है कि ये मोटल राजधानी रायपुर के अभनपुर के पास ये मोटल बनाया गया। अब इस मोटल को कब बनाया गया, किसने इसका लोकार्पण किया, उस बोर्ड पे भी जरा नजर डाल लीजिए। मैं इमरान से कहूँगा कि जरा वो बोर्ड दिखाए कि कैसे इसे कब उद्घाटित किया गया। तो आप देख लीजिए कि ये पर्यटन विश्राम गृह केंद्रीय रायपुर, मतलब जो अभनपुर के पास है, जो 17 अगस्त 2008 को रविवार शाम 5 बजे इसका उद्घाटन हुआ। और किसने किया उद्घाटन वो भी देख लीजिए। डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन ने किया। बाकायदा तमाम जो मंत्री थे, चाहे वो बृजमोहन अग्रवाल हो, रमेश बैस जो सांसद थे वो हो, राजेश मूणत हो, धनेन्द्र साहू यहाँ के विधायक हो, तमाम जो लोग हैं, इन तमाम लोगों की उपस्थिति में इस मोटल का करोड़ों रुपए की लागत से बने इस मोटल का शुभारंभ किया गया, लोकार्पण किया गया। लेकिन आप देख लीजिए कि पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। इन्हीं 33 होटल और रिसोर्ट को किराए पर देने के लिए साबिक बीजेपी सरकार ने साल 2018 में टेंडर जारी किया था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कंपनियों ने 33 में से सिर्फ 6 होटल और रिसोर्ट में दिलचस्पी दिखाई। होटल्स में लोगों का आना जाना नहीं हुआ और निश्चित रूप से उनकी इमारतों को क्षति पहुंची है। हम जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, हम लोगों ने उसे प्रयास किया है कि उसे हम लीज में दे दें और प्रक्रिया चालू है। कुछ मोटल्स लीज में उठे भी हैं और अब पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी है, तो मेरे ख्याल से अब वो काम आएंगे और स्थिति ठीक होगी। वक्त के साथ सूबे में सरकार बदली, नई सरकार के कामकाज करने के तरीके से लेकर तरजीहात भी बदल गई। नई सरकार इन होटलों को बीजेपी सरकार की बदउनवानी करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी मौजूदा सरकार पर पलटवार करती नजर आ रही है। अब रायपुर से अभनपुर के बीच में अगर कोई मोटल बनेगा तो टूरिस्ट वहाँ क्यों रुकेगा? गीदम से दंतेवाड़ा के बीच में कोई मोटल बनेगा तो कोई टूरिस्ट वहाँ क्यों रुकेगा? मुझे याद आता है कि जो गीदम से लगा हुआ इनका मोटल बना था, उसका जिस दिन उद्घाटन हुआ उसी दिन शाम को जो ताला लगा वो आज तक नहीं खोला है। इनके पास में कोई रोड मैप नहीं है, कोई कार्ययोजना नहीं है, इसलिए 8 महीने से केवल ये पूर्ववर्ती सरकारों के कामों पर लिपापोती की, ये करेंगे, जांच करेंगे, हम बाप है, फलाना है, ठिकाना है। अब लोग इस तरह के वक्तव्य सुनकर प्रदेश की जनता बोर हो चुकी है और इनको काम करने की आवश्यकता है। सयाहत को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए होटल और रिसोर्ट अब खंडर में तब्दील हो गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि पैसों की बर्बादी का हिसाब कौन देगा और मौजूदा सरकार इन इमारतों पर क्या फैसला लेगी।
न्यूज 18 के लिए रायपुर से अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक